हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक बात कर रहे थे प्रोफाइल ऑफ वेमेन एंड प्रोफाइल ऑफ वेमेन इन इंडिया के बारे में, और इसके अंदर इस पॉइंट को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा था पहले। और प्रीवियस लेक्चर में डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के ट्रेंड को अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा था। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी जाने थे कि सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा है भारत के अंदर, और कुछ की स्टडीज़ भी हमने देखी थी, फॉर एग्जांपल हरियाणा की। और इसके ऊपर मैंने आपको एक सीरियल भी बताया था जो कि आज से 10-15 साल पहले आता था, लाडो कलर्स टेलीविज़न पर। अब जो ये टॉपिक है हमारा मेन, प्रोफाइल ऑफ वेमेन इन इंडिया, इसके अंदर हम औरतों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पर्सपेक्टिव था सेक्स रेशियो के बेसिस पर, मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेडिंग हालांकि ये एक लिखी हुई है, लेकिन बाइफर्केट करके तीनों टर्म्स को मैंने आपको अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जितना यूपीएससी के लेवल में आपको जानना चाहिए उससे ज़्यादा ही मैंने बता दिया है। तो अब बस आपको रिवीजन पर फोकस करना है। आज का लेक्चर और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। हम बात करेंगे विमेंस हेल्थ के बारे में, और विमेंस हेल्थ से रिलेटेड हम बहुत सारे टर्म्स वगैरह को भी जानेंगे। और हमारे कोर्स के अंदर दोस्तों 2 बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, उनकी हैबिट्स थोड़ी सी ख़राब है अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन टू रॉन्ग एक्टिविटीज़, तो उनको भी सुधारने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विमेंस हेल्थ के बारे में। तो देखो क्या है, बहुत सारी जो स्टडीज़ करी गई है ऑन द हॉस्पिटल एडमिशंस, मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज वगैरह ने या थिंक टैंक्स ने या फिर नॉर्मल सर्विस वगैरह जो हुए हैं, उनसे ये पता लगता है हमें, भारत की एक ये छवि सामने आती है। हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं उसको लेकर हमें वेरियस सर्विस वगैरह के रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं, मर्दों को ना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा नंबर में एज कंपेयर टू फीमेल्स मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सुविधाएं बहुत आराम से मिल जाती हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। अब ये प्राइवेट स्टडीज़ या जिन्होंने भी ये स्टडीज़ कंडक्ट करी हैं वो ये कहते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें बताया, हमने सुन लिया कि मर्दों को ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल में जब एडमिट होने की बात आती है मर्दों को जल्दी एडमिट कर लिया जाता है, या मर्द जुगाड़ करके किसी को फ़ोन लगवा के नेता को, एमएलए को, विधायक को, पुलिस कमिश्नर को, एसआई को, आईपीएस को, आईएएस को कैसे भी करके एडमिट हो जाते हैं। उतना औरतों को ये सहूलियत नहीं मिल पाती है कि वो एडमिट हो सकें हॉस्पिटल में इतनी आसानी तरीके से। और अगर वो एडमिट नहीं हो पाती फिर वो करती क्या है, कहने का मतलब ये कि डॉक्टर उनकी सीरियस से सीरियस कंडीशन के लिए बोलता है, ये दवाइयाँ मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप ये टेस्ट करवा लेना, ऐसा करवा लेना, वैसा करवा लेना, और घर पे जाके आप आराम करो और स्ट्रेस मत लेना। ऐसे बोल के औरतों को नज़रअंदाज करके घर भेज दिया जाता है, मर्दों को लेकिन प्रॉपर तरीके से एडमिट कर लिया जाता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात समझते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं कौन सी होती हैं, इसके लिए एक दूसरा टर्म भी होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज यानी कि वो, मतलब महिलाओं की कैटेगरी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक महिला, या ऑन एन एवरेज भारत की महिलाएं या पूरी दुनिया की महिलाएं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात भारत की करने वाले हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्ड बेयरिंग एज कितनी होती है, यानी कि वो कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक जनरली इजीली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो हमारे भारत के अंदर जो ये नंबर है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। वैसे आपको पता है कि मैं नंबर्स को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्यों ना हो। और मेरे हेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको, मतलब उसको, मतलब मैं हेट कर रहा हूँ तो आपको पढ़ना है। मेरा हेट करने का कहने का मतलब ये होता है कि आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ना वो आपको याद आने वाला है, ना आप नंबर्स को पोर्ट्रे करके कोई ज़्यादा मार्क्स पा लोगे। यूपीएससी की आंसर राइटिंग का दोस्तों एक उसूल याद रखना, इवन सीबीएसई के बच्चों के लिए वाली चीज़ लागू होती है। सही फैक्ट्स को लिखने से, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर आप आंकड़े लिख कर आ रहे हो, सही आंकड़े लिखने से आपको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन गलत लिखने से कट ज़रूर जाते हैं। तो अब आप कहोगे इसका फ़ायदा ही क्या है,
तो वही मेरा पॉइंट होता है कि जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तो याद ही नहीं करने चाहिए। अब जो याद करने वाली चीज़ है वहाँ पर हमें स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए अपने दिमाग के ऊपर। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था। देखो दोस्तों, जो इकोनॉमी के नंबर्स होते हैं या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के जो नंबर होते हैं वो इतनी इजीली चेंज नहीं होते हैं। ज्योग्राफी में जैसे जो फिनोमेना होते हैं वो चेंज होने में 5-5 लाख करोड़ करोड़ साल ले लेते हैं, हज़ारों हज़ारों साल ले लेते हैं। ऐसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप एग्जाम चाहे 2030 में दे रहे हो तो 2020 और 25 के भी आंकड़ों को आप आराम से इत्मीनान से लिख कर आ सकते हो। अब दिक्कत आने वाली है आंकड़ों को याद करने में 2026 के बाद जो कैंडिडेट प्रिपेयर करेंगे। अगर 2026 में नया सेंसस कंडक्ट हो गया, ये जितनी आपकी किताबें हैं, जितना आपका मटेरियल है, जो आपकी एनसीईआरटी है, सबके आंकड़ों को आपको हर एक पेज पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका मतलब हम फिर ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं बेकार की हैं? नहीं, 2026 का सेंसस आ भी जाए, 2030 तक आप पेपर दे रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप 2011 के सेंसस को कोट कर आ जाओ। जो मेजर चीज़ें होंगी जो 2026 के सेंसस में चेंज हो जाएंगी वो ऑलरेडी इतनी सारी जगह से आप सुन लोगे कि ऐसी चीज़ें, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके पास 50 या 70 75 मैक्सिमम 100 आंकड़े होंगे जो आपको चेंज करने होंगे। और वो भी राउंड फिगर के अंदर आप बात कर सकते हो। राउंड फिगर के अंदर अगर आपको बात भी नहीं करनी है, आप इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करके भी बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाले नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत के अंदर औरतों की जो रिप्रोडक्टिव एज है दैट इज फ्रॉम 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज। ऑन एन एवरेज भारत के अंदर अगर कोई भी महिला, कोई भी स्त्री 15 साल की है, ठीक है, तो वो इजीली प्रेग्नेंट हो जाती है। 15 साल से अगर नीचे है तो उसके प्रेगनेंसी के, उसके सर्वाइवल के, उसके चाइल्ड के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, नाम मात्र के बराबर हो जाते हैं। ऐसी 49 ईयर्स तक की एज की जो महिला हैं वो एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ दे पाती हैं भारत के अंदर। अगर उसके ऊपर है 50 के आंकड़े को अगर टच कर लिया तो फिर माँ की कोई गारंटी नहीं है और बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। ये है कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव एज का या चाइल्ड बेयरिंग एज का। टर्म समझ में आई? टर्म में यहां पर किसी को कोई दिक्कत पहले बताओ, बोलो। चाइल्ड बेयरिंग एज या रिप्रोडक्टिव एज के टर्म में जो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, ये कुछ दिक्कत? महिलाएं मतलब कौन से एज ग्रुप से लेकर मयूर, कौन से एज ग्रुप से स्टार्ट करते हो और कौन से एज ग्रुप तक खत्म होते हुए प्रेग्नेंट इजीली हो पाती हैं और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाती हैं, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बेयरिंग एज। चाइल्ड को कंसीव करने की एज कितनी है औरतों की भारत के अंदर? दैट इज 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं होती हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज की जो महिलाएं होती हैं, अब जैसे आकांक्षा आपकी एज क्या है और रिया आपकी एज क्या है? 20 है ना। और मम्मी की एज क्या है आपकी? अराउंड शायद, मतलब पक्का नहीं पता। सगी सगी मम्मी है, सौतेली है? सगी है पक्का? पूछ क्या हो? तो आपकी मदर आकांक्षा और आप खुद दोनों अभी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आते हो, राइट। हमें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, मोर देन हाफ, मोर देन 50%, ठीक है, दे आर एनेमिक। तो दोस्तों मुझे ये बताओ एनेमिक का मतलब क्या होता है? एनेमिक शब्द का मतलब क्या होता है बताओ? ये वर्ड जो एनीमिक होता है ये एक नाम से आया होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। अच्छा, एनीमिया की दो स्पेलिंग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ANAEMIA करके लिख दो उसको, या फिर ANEMIA। इंग्लिश डिक्शनरी में दोनों जो टर्म्स हैं ये एक्सेप्टेबल है। वैसे ऐसे बहुत कम अंग्रेजी वर्ड्स के साथ होता है लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। जैसे हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हम लोग, आपने देखा होगा कि कलर की स्पेलिंग ऐसे लिखते थे, COLOUR। अब आजकल आप किताबों के अंदर देखोगे ना तो COLOR करके लिखी जाती है। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ठीक है। हाँ, अब यू हटा देते हैं, जैसे और करके, जैसे जिसमें प्रोनाउंसिएशन आती है ना कलर, या ऐसे अर करके जिसमें वो आती है, तो यू अब हटा दिया जाता है आजकल। ये नया ट्रेंड चला है, मैंने ऑब्जर्व करा ये। लेकिन बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। खैर वो छोड़ो, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं ले रहे हैं। तो एनीमिया बताओ मुझे कि क्या होता है, या फिर
हाँ मतलब जिसका दूसरी स्पेलिंग एनीमिया है, क्या होता है इसका मतलब? दिक्कत क्या होती है एनीमिया में? खून की कमी। इतना सोचोगे यार, मतलब यार एक बात तो यूपीएससी कैसे निकलेगा ऐसे इतना सोचोगे तो? ये तो पता होना चाहिए। एनीमिया है खून की कमी। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपका जनरल साइंस का भी कुछ चीज़ें कवर हो जाए यहाँ से। ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना जानना चाहिए आपको तो उतना मैं ज़रूर बताऊंगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति को कहा जाता है, ठीक है, जहां पर आपका जो ब्लड होता है, अब एनीमिया ज़रूरी नहीं सिर्फ औरतों में हो, लेकिन यहाँ पर हम फीमेल रिलेटेड एनीमिया की बात कर रहे हैं या फिर फीमेल की बॉडी से रिलेटेड खून की कमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर देर इज अ कंडीशन ऑफ लैकिंग, योर ब्लड लैक्स इनफ, योर ब्लड लैक्स इनफ हेल्दी आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो आपके खून के अंदर आरबीसीज की मात्रा कम है, और जब आरबीसीज की मात्रा कम है, आरबीसीज क्या करते हैं? दे कैरी ऑक्सीजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं O2, दे कैरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अच्छे से कैरी आउट नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर, ओके। और इसकी वजह से फिर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर ही रहे हैं विमेन रिलेटेड एनीमिया की, तो सिम्टम्स एक औरत के शरीर में फिर क्या क्या देखने को हमें मिल सकते हैं? एक तो क्या है कि उस औरत को थकान बहुत ज़्यादा रहने लगेगी, फैटीग, ठीक है, या जिसको आप मतलब आसान शब्दों में वीकनेस भी कह सकते हो। स्किन का जो कलर है वो पेल हो जाता है, डल पड़ जाता है, येलोइश हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो नेल बेड्स होते हैं, नेल बेड्स के थ्रू कहा जाता है, जो आप अपनी उंगलियों को देखोगे ना, तो जहाँ पर ये आपके नाखून होते हैं वहाँ पर एक वाइट कलर का एक आधा चंदा मामा टाइप एक स्ट्रक्चर बन रखा रहता है। तो वो जो नेल बेड्स हैं वो भी पेल पड़ जाते हैं, वो भी येलोइश और पेल पेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, हल्की सी। अगर कोई, अच्छा ये कब होने लग जाती है? हल्का सा अगर अगर कोई किसी की बॉडी एक्सर्शन कर ले, हल्का सा आप सीढ़ियाँ चढ़कर आए हो, थक कर आए हो, सामान उठाकर आए हो बाजार से, तो आपको ऐसा लगेगा सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है आपकी। उसके बाद डिजीनेस वाली फीलिंग आ सकती है, चक्कर चक्कर से आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, सर दर्द भी रहने लग जाता है, और जो दिल की धड़कन है वो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, एकदम से बढ़ जाएगी, या इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर का मतलब ये, कभी नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, एकदम से बढ़ गई, फिर एकदम से गिर गई, फिर एकदम से बढ़ गई। तो हार्ट बीट जो होती है उसके अंदर एक रिदमिक पैटर्न जो नॉर्मल तरीके से फॉलो होता है वो चेंज होने लग जाता है, रैपिड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। अब ये सब बातें हम यहाँ पर मेंस की क्लासेस के अंदर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दोस्तों समझने की कोशिश करो, रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं, अब रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं से ऐसा मत समझ लेना कि हम सिर्फ उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं जो इस टाइम पर प्रेग्नेंट होंगी। हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं आराम से, उस एज ग्रुप की महिलाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। तो यहां पर दोस्तों हम 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर हम ये वाली दिक्कत, एनीमिया की दिक्कत जो है क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज दोस्तों आप ये जानने की कोशिश करो कि कोई भी अगर लेडी, स्त्री, फीमेल, महिला, कुछ भी कह लो, 15 से 49 ईयर्स की एज की ग्रुप की है अगर, और वहाँ पर आगे चलकर उसको अपना करियर बनाना है, 15 साल से ही मान लेते हैं, 15 साल से एक लड़की ने अपना जीवन जो है वो थोड़ी सी मेच्योरिटी आई उसके अंदर, नाउ शी इज़ सीरियस इन लाइफ, हार्मोनल चेंजेस हुए, सब कुछ हुए, और नाउ शी इज़ अबाउट टू मेक हर करियर। उसकी पढ़ाई है, उसके ट्यूशन्स हैं, हिंदुस्तान के घर परिवार का माहौल आप जानते हो, घर के कामों में भी हाथ बंटवाना पड़ता है लड़कियों को। अब अगर ये सारी दिक्कतें अगर होंगी तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं औरतें सफ़र कर रही हैं, या फिर उनका लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसको हम इकोनॉमी में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में तो हम बात ही यही करते हैं ना कि पहले आप पॉपुलेशन के ग्रुप में, जो भी आगे चलकर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, उस पॉपुलेशन के ग्रुप में उनकी शिक्षा पर ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, पहले उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, फिर वो हेल्दी माइंडसेट और हेल्दी बॉडी के साथ इकोनॉमी में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अब अगर ये दिक्कत रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को है और 15 साल से शुरू है, तो यानी कि फिर तो उसके ये वाली दिक्कत अगर काफ़ी लंबे समय तक रही, तो ये वाली दिक्कतें, ये सारे सिम्टम्स एक महिला का तो जीवन भी खराब कर सकते हैं, यानी कि वो कभी अपना 100% पोटेंशियल कभी दे ही नहीं सकेगी, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसका इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना, हर जगह सफ़र करेगा। सिर्फ इकॉनमी में क्या, घर परिवार में भी, मतलब बेसिकली उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। घर की एक नई नवेली बहू है जो अभी शादी होकर आई है, कुछ दिन तक वो बहुत अच्छे से काम वाम कर रही थी, हाथ वाथ बटा रही थी, शी इज़ अ प्रॉपर हाउस वाइफ। आप एक सिनेरियो इमेजिन कर लो दैट शी इज़ अ प्रॉपर हाउस वाइफ, काम वाम में हाथ वगैरह बटवा रही थी और सास ससुर की नज़रों में बहुत अच्छी थी। अब उसको ना थकावट होने लग जाती है, तो अपनी मदर इन लॉ से वो बीच बीच में ना ये कहती है कि किचन में काम करते करते कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊं या थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो अब क्या है कि ये जब पैटर्न लंबे समय तक किसी की सासू माँ अगर पकड़ेंगी तो उसको ताने कस सकती हैं कि ये तो बहाने बनाती रहती है, कामचोर हो गई है, शुरू शुरू में अपना जो पर्सनैलिटी का करेक्टर है वो बिल्कुल सीता की तरह था, अब सूर्पनखा बन चुकी है। तो अब ये दिक्कत जेन्युइन हो रही है किसी को, लेकिन बात वो है कि ये खून की कमी से हो रही है, और खून की कमी से, इसलिए मैं इतने सारे सिम्टम्स लिस्ट करना चाहता था, मैं एक दो बताकर वाइंड अप कर सकता था इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ समझने वाली कि आप समझ के देखो साइकोलॉजिकली एक औरत को कितना हार्म हो सकता है अगर उसके घर पे फ़ोन करके बोला जाए कि आपकी भी लड़की तो कामचोर है, कुछ काम में हाथ ही नहीं बटाती है, जब देखो मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं वीक हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वो दिक्कतें हो सकता है उसको जेन्युइनली हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ को लंबे समय के लिए कोई समझेगा नहीं। अब अगर एक औरत ये कंप्लेन कर रही है कि मैं थकी थकी रहती हूँ, एक दिन सुन लिया, एक हफ्ते सुन लिया, एक महीने सुन लिया, 6 महीने के बाद तो घर परिवार के लोग, इवन उस औरत के अगर बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम 15 से 49 ईयर्स की एज की ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 30 साल तक मान लो एक लड़की के 2 बच्चे हो गए, 35 साल तक 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद उसके बच्चे भी उसको बोलेंगे यार मम्मा यार आपका तो रोज़ का ड्रामा है यार, कभी मैं थकी हुई हूँ, मैं सो रही थी, आज लंच नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो। लेकिन वो औरत क्या फील कर रही है, उसके दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करो कि वो बहाने नहीं बना रही है, जेन्युइनली उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और ये दिक्कतें 15 साल में अगर किसी लड़की की शुरू हो जाती हैं एनीमिया की, तो ये और अगर 49 तक कंटिन्यू रहती है तो कितने हद तक उसकी लाइफ के बड़े सारे एस्पेक्ट्स को प्रभावित कर सकती है। हेल्थ से तो प्रभावित हो ही रही है एनीमिया की वजह से, और ये जो ताने मिल रहे हैं सास ससुर के, इन लॉज के घर पर, बच्चे भी दे रहे हैं, पति भी फिर देने लगा एक टाइम पर ताने, तो ये साइकोलॉजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इसका कितना प्रभावित कर सकती है। तो एनीमिया, ये कोई भी जो बीमारी होती है उसका सिर्फ ना फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। उसके इफेक्ट सिर्फ
आपके शारीरिक तौर पर नहीं निकलते हैं, मानसिक तौर पर भी निकलते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को जैसे समझा करो तो होलिस्टिक समझा करो। मैं मेरे लिए बहुत ईजी था यार, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवा कर भेजना ही है ना अपना कोर्स। तो मैं तो एनिमिक बोलकर आराम से निकल सकता था, मैं कोई पागल थोड़ी ना जो इतने डिटेल में आपको बताया जा रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं अपना कोर्स बाकी जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं इंस्टीट्यूट्स उनकी तरह नहीं चलाना चाहता, चाहे टाइम भले ही कितना भी लग जाए या लोगों को लगे मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो भाई आप वन शॉट वीडियोस देख लिया करो किसी की भी जाकर, और एग्ज़ाम निकल जाए तो मेरी भी हेल्प कर देना, कैसे निकलता है मुझे भी बताना। तो फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, दैट इज़ इसके कॉजेज़ क्या हैं। एनीमिया अगर खून की कमी अगर हो रही है, शारीरिक तौर पर कुछ कारण तो होंगे इसके, डेफिनेटली होंगे। तो वो कारण क्या है इसको हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो कारण है खून की कमी का एक महिला के शरीर में, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी। और वो किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एक तो कमी हो सकती है आयरन की, मेजर फैक्टर। उसके बाद विटामिन B12, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जिसको बोला जाता है फोलेट, ये विटामिन के साथ ही जुड़ा हुआ टर्म होता है। उसके बाद आप लोग मुझे एक बात बताओ, आकांक्षा एक चीज़ बताओ कि महिलाओं में मेजरली खून की कमी का कारण क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड लॉस, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज ब्लड लॉस, और वो कभी कभार बहुत सारी महिलाओं के शरीर में, किसी के देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होनी है महिलाओं के शरीर में मंथली बेसिस पर, लेकिन किसी किसी का जो ब्लड फ्लो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर वो बहुत हैवी होता है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होते हैं जिसकी वजह से हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी एक खून की कमी का मेजर कारण होता है। इसके अलावा और ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, पेट के अंदर अगर छाले हैं किसी महिला के, हम क्योंकि यहाँ पर मैं महिला महिला बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मतलब ये सब चीज़ें हो किसी को भी सकती है अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मर्दों में नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सब मर्दों में भी एनीमिया हो सकता है, ये सब इसके कॉजेस हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फीमेल रिलेटेड एनीमिया की दिक्कत को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें महिलाओं के पर्सपेक्टिव से इसको समझना है। स्टमक अल्सर्स, पेट के अंदर छाले, या फिर लंबे समय के लिए इंटरनल ब्लीडिंग। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय के लिए इंटरनल ब्लीडिंग। उसके बाद कुछ बीमारियां अगर लगी हुई हैं किसी के शरीर को, तो लंबे समय के लिए क्रॉनिक डिसीजेस भी इसका कारण होते हैं। जैसे किडनी रिलेटेड कोई डिसीज हो गया किसी को, तो खून जो है फिर किडनी रिलीज करना शुरू करती हैं। कैंसर की वजह से, डायबिटीज, या कोई भी अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि कहीं बेसिकली शरीर के अंदर किसी पार्ट में लंबे समय के लिए, क्योंकि हम क्रोनिक डिसीजेस की बात करें, जलन रहती है किसी को, ठीक है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई एक पार्ट में बहुत ज़्यादा कोई मिर्ची मिर्ची सी लग रही है, ठीक है। उसकी वजह से भी ये वन ऑफ द कॉज होता है ये कि ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, ओवरऑल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो सकता है एक महिला के शरीर में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेजर कॉज की बात करें, कभी कभार
कुछ इनहेरिटेड विरासत में लिए गए अपने पूर्वजों से कुछ जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है ये। और वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर में से दो नाम लिए जाते हैं। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, या फिर एक का नाम होता है, सिर्फ ये नाम जान लो आप, इनहेरिटेड ये डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से खून की कमी किसी को हो सकती है, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया से रिलेटेड ही दो टर्म है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। और लास्ट इसका कारण मेजर जो माना जाता है दैट इज डिक्रीज्ड प्रोडक्शन प्रोडक्शन ही गिर गई ब्लड की, बन ही कम रहा है या फिर नाम मात्र के बराबर बन रहा है। अच्छा, ये क्यों हो जाता है? देयर इज इशू विद पर्सन्स जस्ट अ मिनट, देयर इज इशू विद पर्सन्स बोन मैरो, उसके बोन मैरो में कुछ इशू है, ठीक है। अब जो एनीमिया होता है दोस्तों, वो अलग अलग टाइप का भी होता है। अलग अलग टाइप्स के एनीमिया होते हैं। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सबसे कॉमन होता है। आयरन की कमी है, खून में आयरन की कमी आपने काफ़ी बार सुना होगा, जिसके लिए स्कूल में बच्चियों को आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है ये, एंड इट इज़ ऑब्वियस सी बात है कि अगर आयरन की कमी है तो इट इज़ ट्रीटेड विथ, मतलब मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख रहा हूँ कि इट इज़ ट्रीटेड विद गिविंग आयरन। अब वो खाने के थ्रू हो सकता है, पालक वगैरह खिलाई जाए, एप्पल्स बोला जाए कि डेली खाओ, और स्कूल से अगर सरकार ने निर्धारित कर रखा है, सरकारी स्कूल में जैसे बच्चियों को आयरन टैबलेट्स मिलती हैं, ठीक है, सो डैट उनका जो आयरन डेफिशिएंसी हो रही है शरीर के अंदर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक स्पेशली मेंस्ट्रुअल फ्लो, हैवी ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर अगर जो हो रहा है तो वो आयरन जो है वो उनके शरीर में जाए और वो बैलेंस आउट कर सके उस चीज़ को। उसके बाद दूसरी तरीके का जो एनीमिया होता है दैट इज नोन एज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये वाला एनीमिया किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यहां पर किस चीज की कमी है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या फिर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ folate, which is a category of vitamin only. उसके बाद एक एनीमिया की कैटेगरी में आप शामिल कर सकते हो टाइप्स में, विच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, जिसका ऊपर अभी हमने नाम लिखा था। हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे थे यहाँ पर, और ये क्योंकि मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सो दिस इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर माना जाता है इसको। दिस इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ये आपको संसार में रहने के बाद कुछ इधर उधर का खाने से या इधर उधर की दिक्कतों से नहीं हुआ है, ये इनहेरिटेड होता है, आपके किसी पूर्वज वगैरह में होगा
आपकी पीढ़ी वगैरह चलती रही आराम से, आप में आकर वो चीज़, ये जो ब्लड डिसऑर्डर है ये रुका, और किसी पूर्वज में रहा होगा कभी आपके सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी, मतलब बेसिकली जो है वो बोरोड लेगेसी की फॉर्म में आपके पास आ जाती है, और आपकी जनरेशन पर आकर आपके भाई बहन बिल्कुल सही हैं, मम्मी पापा एकदम सही हैं, लेकिन आपको हो गया, तो वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर की फॉर्म में माना जाता है। इसका नाम जो लिया जाता है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल नेम सिकल सेल एनीमिया। और फिर एक लास्ट होता है विच इज नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, यहां पर क्या है, बॉडी जो है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, यहां पर जो बॉडी है, बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इनफ मात्रा के अंदर, जितने प्रोड्यूस होने चाहिए तो उतनी मात्रा के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, न्यू ब्लड सेल्स। बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनीमिया की दिक्कत को, तो हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लिया। इससे रिलेटेड जो टाइप्स हैं, जो कॉजेस हैं, सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें, इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हमें पता लग गया। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, या फिर बात करें कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इट इज रिकमेंडेड, जो सबसे कॉमन एनीमिया हो रहा है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो डाइट पर ध्यान देना है। डाइट पर ऐसे ध्यान देना है कि महिलाओं को बोला जाए कि आयरन रिच फूड्स खाओ, जिसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी खासी हो। तो आयरन रिच फूड्स में क्या क्या आ जाता है, एक आ जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ आ जाती है, मैं कुछ कॉमन बस लिख दे रहा हूं आपके लिए। मीट हो गया, बीन्स, ठीक है, और ये जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा ये भी बोला जाता है पर्सन को कि आयरन रिच फूड तो खाना ही है, लेकिन दोज रिच इन विटामिन बी वो भी कंज्यूम करे एक औरत, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है वो फिर नहीं होगा। उसके बाद प्रिवेंशन और क्योर में, ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में आता है कि हम एड्रेस करें अंडरलाइंग कॉजेस को, उन कारणों को जाने जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, लाइक ट्रीटिंग इन्फेक्शंस, अगर जो जैसे हमने बात करी थी ना अभी ऊपर के किडनी के इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से एनीमिया हो सकता है, तो ट्रीटिंग इन्फेक्शंस, या फिर मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेसेस, और या फिर हम कैसे भी करके औरतों के शरीर से स्टॉप करें ब्लड लॉस को, स्पेशली अगर वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं औरतों के शरीर के अंदर, बाकी किसी डिसीज़ वगैरह की वजह से अगर ब्लड फ्लो अगर हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा रोकें, अगर वो किसी इन्फेक्शन या किसी बीमारी वगैरह की वजह से, किसी परेशानी वगैरह की वजह से हो रहा है। और उसके बाद एक नॉर्मल सी चीज़ है कि डॉक्टर जो है वो ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आयरन नॉर्मल खून, मतलब खून की कमी जो हो रही है और आयरन वगैरह चाहिए, अगर किसी औरतों के शरीर के अंदर डॉक्टर ने डायग्नोस ये करा है कि उसको आयरन की नीड है और वो खाने से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर्स कैन ऑब्वियसली रिकमेंड सम सप्लीमेंट्स जो कि रिच हो
आयरन के अंदर और विटामिन के अंदर, लाइक विटामिन B12 स्पेशली। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी पर्सन जो एनीमिया से सफ़र कर रहा है, स्पेशली औरतें, वो डॉक्टर को देखें डायग्नोसिस अपना करवाने के लिए, क्योंकि एनीमिया एक सिग्नल हो सकता है फॉर सीरियस हेल्थ इश्यूज़। और सीरियस हेल्थ इश्यूज़ में आप कहोगे ये सारे सिम्टम्स जो कि लंबे समय तक हो सकता है कि एक इंसान का साथ ना छोड़ें। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई सारी की सारी? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव एज, या जिसको हमने बोला था चाइल्ड बेरिंग एज की जो महिलाएं हैं भारत के अंदर 15 से 49 ईयर्स की एज की, मोर देन हाफ सफ़र करती हैं एनीमिया से। अब ये लाइन ना दोस्तों नॉर्मल नहीं है कि मोर देन हाफ, मोर देन 50% यार एनीमिया से सफ़र कर रही हैं औरतें। सोचो ज़रा, 15 से 49 ईयर्स की तो ही लाइफ होती है, उसके बाद लाइफ की जो एनर्जी है लाइफ में आपकी, और जो सोच विचार करने की जो क्षमता है, 49 ईयर्स के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगी। और 15 साल के बाद तो एक मेच्योरिटी आती है किसी के दिमाग के अंदर। तो यानी कि तो जीवन बर्बाद होने वाली बात है ना। अब ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बड़ा इशू है। एनीमिया यहाँ पर एक बड़ा कारण बन जाता है। इसी बड़े कारण की वजह से मैंने ये बड़ी डिस्कशन करी आपके साथ एनीमिया के ऊपर। ये चीज़ कोई ऐसा नहीं था कि एनीमिया बोलकर इग्नोर कर दिया जाए इसको, क्योंकि यार ये छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपको सुनकर बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि मोर देन हाफ ऑफ द वेमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन इंडिया आर एनीमिक। लेकिन अगर यूपीएससी ने इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बना दिया और अगर आपके पास कंटेंट नहीं हुआ तो एनीमिया को एटलीस्ट समझा तो सकते हो आप, ठीक है, कि कैसे कंट्रोल करें, कि एनीमिया एक मेजर इशू है जिसकी वजह से औरतें रिप्रोडक्टिव एज की सफ़र करती हैं। और आप बताओ कि क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या और इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट सजेस्ट करो। तो आपको, आपकी तो हालत नील बटा सन्नाटे वाली हो जाएगी, आपके पास तो कुछ कंटेंट ही नहीं होगा। तो ये दिक्कतें आप मतलब फेस ना करो। लाइक अगर आकांक्षा, रिया, आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हो और आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप एक महिला और महिलाओं के इश्यूज़ पर बात करी जाए और ऐसी कोई बात करी जाए, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप रट्टू तोते की तरह वहाँ पर अपनी इमेज को मतलब वो ना करो, पोर्ट्रे ना करो। आप एक महिला हो और आप जानते हो कि भारत के अंदर आपने पढ़ रखा है कि मोर देन हाफ ऑफ द वेमेन सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सो आपके पास इनफ बातें हों उनसे करने के लिए, उनको बताने के लिए। ओके, उसके बाद जो एनीमिया का जो प्रेवलेंस है अमंग वेमेन, वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है लास्ट 20 सालों से भारत के अंदर। लगातार लास्ट 20 ईयर से ये जो एनीमिया वाली दिक्कत है अमंग्स वेमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ऑब्वियसली, तो वो 20 सालों से लगातार बढ़ रही है दिक्कत। इसके अलावा वेमेन की हेल्थ के टॉपिक के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। 12% जो औरतें हैं, एनीमिया के बारे में बात हमारी हो चुकी है, आगे बात कर रहा है राइटर आपसे। यहाँ पर राइटर आपको बता रहे हैं 12% जो फीमेल पॉपुलेशन है हमारे देश की, दे सफ़र फ्रॉम रिपीटेड प्रेगनेंसी ऑल्सो। अब रिपीटेड प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? कोई एक कपल है, कोई एक कपल है, अभी अभी मान लो कि इनकी जो है वो शादी हुई है। ओके, अब 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल तक आते आते दोनों की आपसी सहमति से सलाह मशवरा करके और इन लॉज और लड़की के घर परिवार से पूछते हो, सब लोग मतलब बेसिकली इनको ये कह रहे हैं कि अब पहला बेबी तो कर ही लो। ठीक है, अब पहला बेबी कर लिया तो कपल विथ 1 बेबी, तो पहला बच्चा जो है वो कपल के हो गया। अब पहला बच्चा जो है 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 तक का हो गया, 4 तक का, 5 तक का हो गया। अब किसी को लगता है कि चलो यार 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, तो दूसरा बेबी प्लान करते हैं। ठीक है, 2 बेबी हो गए अब। ठीक है, अब कपल के 2 बच्चे हैं।
ठीक है, हमारे देश में वैसे भी पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। पॉपुलेशन पॉलिसी ये कहती है, एक नारा है हमारे देश का, और वो नारा है पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए या फिर जनता के अंदर जागरूकता लाने के लिए, दैट इज नोन एज हम दो हमारे दो। ये हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल जो प्लान होता है, बात करेंगे हम इसके बारे में, मतलब जिस टॉपिक में जिसके बारे में यहाँ पर ये बात फिट बैठेगी, जहाँ पर इसके बारे में बात डिटेल में होनी चाहिए तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे देश का जो नारा है डेट इज़ हम दो हमारे दो, मतलब हम दो मतलब कौन, हस्बैंड एंड वाइफ, हमारे दो मतलब दो बच्चे मोर देन इनफ होते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मतलब ध्यान नहीं दिया कभी भी, और बेबी प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग जिसको आप बोलते हैं, तो उसके बारे में इतना सोचा नहीं, दो बच्चे ऑलरेडी कपल के हो गए थे, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, थर्ड बेबी जो है वो एकदम से हो गया, और एक लड़की को ये पता लगा डैट शी इज़ प्रेग्नेंट, और उसने अपने इन लॉज वगैरह को बताया, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ एबॉर्ट वगैरह क्यों कराना है चाइल्ड को, वो तो उनकी उसकी जान लेने वाली बात हो गई है। तो 3 बच्चे हो गए, ओके। और कभी कभार आप जानते हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रखी है, एक कपल है और रूरल इंडिया की हम सिनेरियो की एक बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके बेसिकली बार बार बेटी हो जा रही है, ठीक है, उनके बार बार जो है किसी भी कपल के बेटियां ही होती जा रही है। अब तब तक वो बच्चे करते रहेंगे जब तक एक बेटा ना हो जाए, बिकॉज उनको ये लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खानदान के नाम को आगे कैरी कौन फॉरवर्ड करेगा, माता पिता की अग्नि को आग कौन देगा, इसके बाद तो हमारा खानदान ही ख़त्म हो जाना है, सरनेम यहीं ख़त्म हो जाना है। तो ना चाहते हुए भी, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी उस सन की प्रेफरेंस के लिए ज़्यादा बच्चे उन्होंने कर लिए। अब यहाँ पर बात अभी तक जो मैं आपसे कर रहा था वो एक परिवार रिलेटेड इन लॉज के प्रेशर के लिए, इन लॉज के प्रेशर के पर्सपेक्टिव से, या कपल का आपसी सहमति है उसके पर्सपेक्टिव से मैं कर रहा था। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट एक औरत के ऊपर समझने की कोशिश करो। इसको कहा जाता है रिपीटेड प्रेगनेंसी। जो मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई हैं सारी की सारी, ये है रिपीटेड प्रेगनेंसी का दौर। अब अगर एक औरत 2 से 3 बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, अब उसमें होता क्या है देखना ज़रा, रियलिस्टिक बात है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ इसमें खुद से कुछ बात बनानी है। ये आप अपने सिबलिंग्स के साथ इमेजिन कर सकते हो, या फिर आपकी कोई चाची बुआ वगैरह जो आपके सामने, जिनकी शादी हुई हो जब आप बड़े हो गए थे और आप में समझ थी, तो आपने उनको देखा हो कि 2-3 बच्चे करते करते उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ। हर एक औरत के साथ लाइफ में फिर यही होता है, ठीक है। और वो क्या है, पहला बेबी जब होने लगा, टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ्स, राउंड फिगर में वैसे 1 साल ही मान लो। उसके बाद उस बेबी को बड़ा करते हुए 2 से 2.5 साल का वक्त, ठीक है, 2 से 2.5 साल का वक्त, 1 साल यहां गया, 2.5 साल, 2 साल यहां गए, ऑन एन एवरेज अगर 2.5 और इसको पकड़ लें तो 3 साल तो यहीं चले गए। उसके बाद सेकेंड बेबी, ठीक है, अगेन 9 मंथ्स, फिर उसको बड़ा करने में 2 से 2.5 साल का फिर से समय, और इस बार हो सकता है कि माँ बाप थोड़ा सा वो लेके 2 बच्चे हो गए संभाल लें उनको, तो 3 से 3.5 साल का समय भी लग सकता है, ठीक है। तो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के 3.5 साल यहाँ राउंड फिगर में अगर हम पकड़ लें तो 5 साल यहाँ पर चले गए। अब कभी ध्यान नहीं दिया, एकदम से प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ नहीं करा, और एक औरत को पता लगा थोड़े दिन बाद दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ठीक है, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो थर्ड बेबी अनप्लान्ड तरीके से हो गया, ओके। या फिर जहाँ पर जागरूकता नहीं है, तो 4 बेटियां हो गई,
चौथा बच्चा भी मतलब एक डॉटर है, फिफ्थ लड़की भी डॉटर है, सिक्स्थ हो गया सन, अब जाकर ये रुकी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो एक औरत की जिंदगी में एक बच्चे पैदा करने का मतलब है 3 से 3.5 साल चले जाना। ठीक है, चलो 3 साल ही पकड़ लेते हैं, और 3 बच्चे भी अगर कोई लेकर चल रहा है तो 9 से 10 साल जो है वो तो एक औरत का एक पूरी डिकेड जो है वो तो प्रेगनेंसी, बच्चा बड़ा करना और बच्चे के ऊपर ध्यान देना, ये करना वो करना, उसका डायपर चेंज करना, यही सब में निकल जाती है उसकी एक लाइफ की एक जो मेजर एज होती है। तो 80% जो वो प्रोडक्टिव हो सकती थी अपने जीवन में, 80% उनकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो प्रेगनेंसी में ही चली जाती है, और प्रेगनेंसी के इर्द गिर्द चली जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर उछल कूद कर नहीं सकते, दौड़ भाग कर नहीं सकते, हेल्थ कंडीशंस जो हैं पोस्ट प्रेगनेंसी खराब होती हैं, तो फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते। अपनी इच्छा के अनुसार जितना टाइम अपने बिजनेस पर, काम पर, पढ़ाई पर एक औरत लगा सकती थी, लेकिन अब बेबी को भी संभालना है, वरना वो समाज के अंदर एक जालिम औरत कहलाएगी। वो तो फिर सगी माँ होते हुए भी सौतेली माँ कहलाएगी। तो अगर ऐसे कोई 2 बेबी भी प्लान कर ले तो 6 से 6.5 साल, 7 साल कहीं भी नहीं गए प्रेगनेंसी और बच्चों को बड़ा करने में। इसको कहा जाता है रिपीटेड प्रेगनेंसी। अब रिपीटेड प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एवर रेडी डाउनलोडेड ही है हमेशा, कि एक बच्चा बाहर निकला अगला पीछे से लगा हुआ डाउनलोडेड होकर। यहां पर बच्चा डाउनलोड नहीं हो रहा है बार बार, लेकिन एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो अगला बच्चा डाउनलोड होने के लिए रेडी है। एंड एक और फैक्टर है, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। प्रेगनेंसी के टाइम पर 9 महीने, अब जैसे हम सब भगवान की कृपा से अच्छे खासे परिवार से हैं, हमारी मम्मियों को, हमारी बहनों को बहुत इज्जत मिलती है हमारे घर परिवार के अंदर, लेकिन आपने बहुत बार जो औरतों को देखा होगा एट कंस्ट्रक्शन साइट फॉर एग्जांपल, ठीक है, एट कंस्ट्रक्शन साइट आपने औरतों को जो देखा होगा तो उनमें आपने ये पाया होगा कि दे आर समटाइम्स प्रेग्नेंट ऑल्सो, लेकिन उनको इस प्रकार के जो काम है कि सर पे डलिया रखकर सीमेंट वगैरह जो है वो लेकर जाना, ईंट के भट्टे उठाना, ये सब जो है ये औरतों को करना पड़ता है। और वो प्रेगनेंसी से एक एक महीना पहले, एक एक हफ्ता पहले भी ये वाला काम कर रही होती हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगी, मर्दों के साथ हाथ नहीं बटाएंगी तो रोटी नहीं खा पाएंगी। और 9 महीने कहते हैं कि लोड नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार का, लेकिन आप जानते हो जितना अनएजुकेटेड और जितना पुअर परिवार होता है तो वहां पर कलेशे होना है ना, और औरतों पे ध्यान नहीं देना, 9 महीने की प्रेगनेंसी को ऐसे ही हंसी खिल मजाक समझ लेना। फिर यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आती है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, मे नॉट गॉड डू सो ऐसा किसी भी लेडी के साथ हो, लेकिन मिस कैरेज वगैरह जैसे फिनोमेना भी हो सकते हैं, जो कि एक औरत को, एक मर्द को हो सकता है इतना प्रभावित ना करे, ससुराल वालों को इतना प्रभावित ना करें। वो तो कहें बेटा कोई बात नहीं, मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास, मतलब हस्बैंड तो है ही ना तुम्हारे पास, तो मोबाइल तो फिर कभी भी रिचार्ज कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक औरत को ये वाली चीज़ साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देती है। बेबी खोना, उसने मतलब मान लो कि एक औरत 6 महीने 7 महीने प्रेग्नेंट थी, 9 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन बेबी जैसे ही बाहर निकला वॉर्म से, कोक से बाहर उसने जन्म दिया, तो वो मृत निकला, मरा हुआ निकला। अब थोड़ा सा लोग औरतों को समझाएंगे, बुझाएंगे, हस्बैंड बात करेगा, लेकिन वो जो दर्द है वो सिर्फ वही फील कर सकती है। लोग उसको सांत्वना दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं, लेकिन वो जितना बाहर से रोते हुए दिखेगी वो उतना अंदर से भी रोते हुए दिखेगी। इसी को तो कहा जाता है मां की ममता। मां की ममता इज नॉट अ कैजुअल वर्ड, इट्स नॉट अ नॉर्मल वर्ड। इसको कोई मर्द जाति नहीं समझ सकती है, कोई सुनने वाला नहीं समझ सकता। एक औरत जब तक एक लड़की है, जब तक वो शादी करने के बाद एक प्रेग्नेंट नहीं बनती है, तब तक वो माँ की ममता को एक नॉर्मल लड़की भी नहीं समझ सकती है। इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज फीमेल्स जिन्होंने उस चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस को जिया है, बच्चे को जन्म दिया है या बच्चा खोया है किसी ने अपनी लाइफ के अंदर।
तो दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्ड, साइकोलॉजिकल बॉन्ड, इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्शन, इट्स अ फीलिंग। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से फिर अच्छा, फिर ये भी होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, क्या जरूरी नहीं कि मिसकैरेज हो या बच्चा मृत निकले माँ की कोख से। बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड निकला तो फिर जीवन का बोझ फिर और बढ़ गया। डिसेबल्ड निकला बच्चा, जीवन फिर बच्चे का तो बर्बाद है ही, उसके साथ साथ माँ बाप का भी बर्बाद है। फिर दूसरा बच्चा पैदा करने की एक तो हिम्मत नहीं आएगी, और अगर वो आ भी गई तो फिर माँ बाप को फिर हमेशा ही डर रहेगा, ये उनको कभी सोने नहीं देगा, उनकी आत्मा को झंझोर कर रखेगा कि हमारे बाद इसका फिर ख्याल कौन रखेगा, इसकी शादी कैसे होगी, इसका हम ख्याल कैसे रखें। मतलब मान लो मे नॉट गॉड डू सो, किसी के साथ ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन दिमागी रूप से किसी की लड़की जो है वो कमजोर पैदा होती है, और समाज हमारा बहुत है गलत दृष्टि वाला। अब उस लड़की को नहीं पता कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, उसको कैसे टच करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है। तो यहां पर एक माँ की जो फीलिंग होगी, उसकी आत्मा रोज कपकपाएगी कि यार मेरी लड़की घर से बाहर निकलती है, स्कूल जाती है, वैन वाले के साथ जाती है, इतना कुछ सुनने को मिलता है न्यूज़ में यार। तो अच्छी अच्छी लड़कियां तो अपने आप को बचा नहीं पाती मर्दों की बुरी दृष्टि से, बुरी करतूतों से, तो मेरी बच्ची तो फिर भी बहुत बोली सी है, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगी, उसको कैसे पता लगेगा कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। और बहुत बार ये देखा गया है, ये कोई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, आप अखबार उठाकर देखो, अखबार की सुर्खियों में देखो कि ऐसे वैन वाले भैया या फिर ये बस के ये जो मतलब बस कंडक्टर, बस ड्राइवर वगैरह, या फिर ट्यूशन जा रही हैं बच्चियाँ। अब हर एक माँ बाप ये चाहता है कि भले उसका बच्चा स्पेशल चाइल्ड के फॉर्म में मतलब तौर पर पैदा हुआ है, लेकिन वो ज़माने के साथ कुछ चीज़ें तो सीखें, हम भी उसको पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल ट्यूशन भेजें, स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर डालें, जितना उनसे उस बच्चे से हो सकता है उसके हिसाब से उसको वो सारी सहूलियत, वो सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए माँ बाप रेडी रहते हैं। माँ बाप तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो तो किडनी बेच बेच कर भी बच्चे के शौक को पूरा करेंगे, और ऐसे बच्चों पे तो और भी ध्यान देंगे, उनका लगाव और भी रहेगा, क्योंकि वो डर सता रहा है उनको कि हमारे बाद इसका क्या होगा। तो कितने बार ऐसा देखा गया कि स्पेशल चाइल्ड अगर कोई है, स्पेशल चाइल्ड अगर कोई लड़की है, तो वो कहीं से भी मतलब प्रेग्नेंट होकर आ गई। अब उन बेचारी को, उन बच्ची को क्या पता कि उनके साथ क्या हो गया, किसी ने क्या कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ रेप। तो ये सब चीज़ें ना बहुत गहरी होती हैं, मतलब ये सब चीज़ें जस्ट लिखने के लिए नहीं लिखी जाती हैं, अगर आप सोचो तो उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं मेंस को इतना गहराई से कवर करवाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है ना, देखो मैं आपको कितना भी पढ़ा लूँ, कोई भी आपको कितना भी पढ़ा ले, अगर आप 1 लाख रुपए पर घंटे की होम ट्यूशन भी लगवा लो ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अगर आपके होम ट्यूशन भी आपको पढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन बात यही है दोस्तों, यूपीएससी में आपको किसी मेंटर की आवश्यकता है ही नहीं। ये सब टॉपिक्स आपने सुन रखे होते हैं, उनके ऊपर गहराई से अगर आप सोचोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको हमेशा एक नए फ्लेवर के क्वेश्चन आते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते मैं ये पढ़कर गया था और यही वाली चीज फंस जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूपीएससी में तो होने से रहा, वर्ल्ड का ऐसी थोड़ी ना सेकंड टफेस्ट लेवल का ये एग्जाम है। अगर ऐसा होता तो घर घर में आईएएस नहीं होता। लोग लेकिन जल्दबाजी में रहते हैं, दे डू नॉट डू डीप सर्च एंड रिसर्च ऑन द टॉपिक। उनको जल्दी 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 1 शॉट 15 मिनट, ये मटेरियल वो मटेरियल, 50 पेजों में हिस्ट्री कंप्लीट, ये उसी में रहते हैं। तो मेंटेलिटी है चपरासी वाली, और नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। अब कोई कहता है मेरे पास टाइम कम है, ये कम है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो भाई वो तुम्हारी गलती है कि तुमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। सीधी बात लेकिन कड़वी बात, तुमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है लाइफ में, तुम कॉलेज के बाद सीरियस नहीं हुए, तुम्हें यूपीएससी के बारे में लेट पता लगा, वो सिर्फ तुम्हारी गलती है। जैसे लोगों के साथ बहुत सारे लक फैक्टर होते हैं, वो तुम्हारा लक फैक्टर है। क्योंकि दिस एग्जामिनेशन सिलेबस मेरे हिसाब से, अगर जो एक डेडिकेटेड कोई पर्सन है, तो लोग कहते हैं कि 1 साल का जो टाइम है वो लगता है। भाई 1 साल मुझे नहीं पता कि कैसे लग सकता है, 2 ढाई साल 3 साल की कड़ी मेहनत इसके लिए चाहिए। और अगर आपको उस टाइम को अगर कम करना है कि यार मेरे को प्रिपरेशन के अंदर कम टाइम लगे, तो आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये हलवा नहीं है। फिर बात वही आ जाती है कि माइंडसेट है चपरासी वाला। बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, लेकिन मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ कड़वी, कि औकात है चपरासी बनने की, कर रहे हैं तैयारी आईएएस की। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब कहने को दोस्तों ये पैराग्राफ इतना था, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीज़ आपको जानने को मिली, ठीक है, जिसको आप कितनी सारी जगह पर देखो अप्लाई कर सकते हो, चाहे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ऑब्वियसली मेंस में। ये जो हमने इसके बारे में, एनीमिया के बारे में जो पढ़ा, यहाँ से आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड सारा कंटेंट भी मैंने पूरा कवर करवा दिया। अब एनीमिया के बारे में कभी गूगल सर्च खुद से करके देख लेना, आपको काम की बात इतनी ही इसके इर्द गिर्द ही मिलेगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ से कवर करवा दी हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे औरतों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। मुझे वैसे इस लेक्चर में दो बिगड़ी हुई अपनी स्टूडेंट्स की आदत सुधारनी थी, लेकिन वो वाली बात यहाँ पर आएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।